मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे अभी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और साथ ही साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं उनमें से कुछ के बारे में बातें करने जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए कि किसी भी मायने में ये कमतर नहीं है, यानी कि रिजेक्ट करने वाली खबरें नहीं। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्रुनेई की यात्रा पूरी करके सिंगापुर की यात्रा पर हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से पूछें तो ये दोनों देश हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अगर सब्जेक्ट को अप टू डेट करने की दृष्टि से पूछें तो डेफिनेटली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं सिंगापुर के ऊपर बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ब्रुनेई के बारे में थोड़ी सी बात जरूर की जानी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको चाहिए कि आप एटलस पे जाकर के ब्रुनेई की लोकेशन को देखें कि यह नक्शे में, यानी कि दुनिया में, ये कहां स्थित है। जैसे ही आप इसके लोकेशन को देखेंगे, कुछ तथ्य आपके दिमाग में ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, जब आप नक्शे में ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ब्रुनेई है ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है। मलेशिया के पास है, सिंगापुर के पास है। देखिए, ब्रुनेई से हमारे प्रधानमंत्री जी सिंगापुर गए हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों देश आसपास ही होंगे, तो जरा सुविधाजनक होता है कि भी ब्रुनेई जाना है तो सिंगापुर भी चले जाते हैं, या सिंगापुर जाना है तो ब्रुनेई भी होते हैं। दक्षिण चीन सागर में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है कॉन्टिनेंट के हिसाब से। अगर मैं आपको ये दो तथ्य दे रहा हूं और आप 1-1.5 साल से सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इन दो बिंदुओं के आधार पर आप कोई एक ऐसा बिंदु निकाल सकते हैं जिससे आप सिद्ध कर सकें कि ब्रुनेई भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और यदि इतनी तैयारी के बाद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रुनेई के बारे में तो छोड़िए, अपनी तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपकी जो तैयारी है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। देखिए, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो 2-3 चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला तो यह है कि यह दक्षिण चीन सागर और पूरा का पूरा हिंद महासागर है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है। यह हमारे लिए चुनौती बना हुआ है और चुनौती देने वाला जो देश है वो चाइना है। और ये ब्रुनेई कहाँ स्थित है? मैं आपको बता चुका, दक्षिण चीन सागर यानी कि प्रशांत क्षेत्र में है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रुनेई की दोस्ती हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम चीन को थोड़ा सा काउंटर कर सकें, उसको थोड़ा सा रोक सकें। एक पॉइंट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा है हमारी विदेश नीति के लक्षणों के अंतर्गत एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा है नेबर फर्स्ट, पड़ोसी सबसे पहले। तो ब्रुनेई हमारा पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है तो पूर्व में तो है। तो जो असली में जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वो जो हमारी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है उसी का एक्सटेंशन है, जिसे हमने दक्षिण पूर्व एशिया तक आगे बढ़ा दिया है। और वो आसियान का सदस्य है। आसियान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है कि ब्रुनेई हमारे लिए जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो छोटा सा देश क्यों न हो। एक दो बातें मैं यहां और ऐड करना चाहूंगा। पहली बात कि ब्रुनेई में भी भारतीय रहते हैं, लगभग 14,500 भारतीय रहते हैं। और ब्रुनेई का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो गैस और तेल है, ऑयल। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, गैस और ऑयल, राइट। ब्रुनेई ने हमारे यहां काफी निवेश किया हुआ है, 2700 लाख डॉलर। याद रखिए, ये डॉलर में है, रुपए में नहीं। 2700 लाख डॉलर का निवेश भारत में है और सबसे बड़ा निवेश उसने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में किया है। और हमारे लिए हाइड्रोकार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस पर बात कर रहे हैं, हम अक्षय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना है, तो हाइड्रोकार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने थोड़ी सी बातें केवल आपको बताई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो आपका टॉपिक है, अगर उसके उत्तर में आप इसे शामिल कर लेते हैं तो आपका उत्तर जो है कितना प्रभावशाली बन जाता है। अंत में एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं।
और ये जो यात्रा है 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है दोनों देशों के बीच के संबंधों को। यानी कि अगर आप 2024 में से 40 घटा दें तो इसका मतलब यह हुआ कि 1984 से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सवाल है। तो दोस्तों, ये थे ब्रुनेई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कल के अगर दूरदर्शन के न्यूज को आपने देखा हो तो उसकी जो पहली ही खबर थी तो वह यह थी कि त्रिपुरा के जो दो उग्रवादी संगठन हैं उन्होंने आपस में शांति समझौता किया है। देखिए, अखबारों की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और ये इंपॉर्टेंट खबर केवल त्रिपुरा के संदर्भ में नहीं है, उतनी नहीं है कह लीजिए जितनी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेकर के है। नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि अविकसित क्षेत्र तो है ही, जिसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार कितनी कोशिश कर रही है, लगातार कोशिशें हो रही है। लेकिन वहां का जो सबसे बड़ा संकट है वो है वहां के उग्रवादी संगठन, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो जनजातीय समूहों का क्षेत्र है। और ये जो जनजातीय समूह है इन्हें कबीले में रहने की आदत थी पुराने समय में, तो उनके डीएनए में अभी भी है। तो उनकी जो निष्ठा होती है वो अपने कबीलों के प्रति होती है। तो छोटे छोटे गुट बन गए हैं और ये गुट आपस में ही संघर्ष करते रहते हैं, आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि वहां शांति की स्थापना उस तरीके से नहीं हो पाती, डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते। वहां के पिछड़ेपन का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और हमारे लिए चिंता की बात यह है कि वो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, और ये जो हमारे बॉर्डर स्टेट है ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वहां बाकायदे शांति नहीं है तो फिर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। तो इस दृष्टि से यह समझौता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दो गुटों के बीच समझौता हुआ है फ्रेंड्स, इन गुटों का नाम है, यदि आपको नाम याद नहीं रहेगा तो कोई खास बात नहीं है, आप दो गुट भी लिख सकते हैं। एक है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और जो दूसरा है वो है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ATTF। इन्हें हम बेसिकली उग्रवादी समूह कहते हैं। याद रखिए, आतंकवादी समूह मत लिखिएगा परीक्षा में। ये उग्रवादी समूह है जो अपनी मांग के लिए उग्रता धारण कर लेते हैं। ये एक बात यहां आपको और भी ध्यान में रखनी है। जब मैं कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो पिछले कुछ समय से ये 12वां समझौता है जो अलग अलग उग्रवादी गुटों के बीच में हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है 12वें समझौते का होना, यानी 12 समझौते हो चुके हैं। और इन 12 समझौतों के आधार पर लगभग 10,000 लोगों ने अपने हथियार डाल करके मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया है। ये मैं भी आपको लेटेस्ट आंकड़ा दे रहा हूं, यानी कि जो समझौते हैं उनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। और जो कुल 12 समझौते हुए हैं इनमें से जो 3 हैं ये त्रिपुरा से संबंधित है। तो आप ये मान करके चलें कि ये जो समझौता हुआ है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना और उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आखिरी में अब एक थोड़ी सी मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी है कि हम सामंती युग में नहीं है कि जो भी राजा जी बोले वही होगा। हम सामंती युग में नहीं है कि जो भी राजा जी बोले वही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही, मैं इस तथ्य को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां हमें जो एक्सिक्यूटिव जिस तरह से काम करती हैं उनके काम करने की जो संस्कृति है, प्रणाली है, उसकी एक झलक दिखाई देती है। सिविल सर्विस से संबंधित है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। दरअसल हुआ ये कि उत्तराखंड में एक IFS ऑफिसर हैं जिनका नाम है राहुल, राइट। उनको अभी वहां जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसका डायरेक्टर बनाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। तब सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या लेना देना था? सुप्रीम कोर्ट को यह लेना देना था कि ये जो अफसर है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के राहुल, उन्हें बकायदे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया था, और बकायदे इसके बारे में केस दर्ज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें आप हटाइए। तो जिसे हटाया गया किसी समय, उसे ही अब आप रिजर्व का निदेशक क्यों बना रहे हैं? और मजेदार बात यह है कि जब इनके निदेशक बनाए जाने की फाइल चल रही थी तो जो मंत्री हैं, वन मंत्री, वो इससे सहमत नहीं थे।
और यहां तक कि जो सचिव थे वो भी इससे सहमत नहीं थे। और याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये खबर कैसे पहुंची। आपको ध्यान होगा कि पहले एक डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए बकायदे शीर्ष कोर्ट की एक समिति बनाई है। उस समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब बकायदे जिम कार्बेट में जो गड़बड़ी का मामला था वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सीबीआई की जांच जारी है। इसके बाद भी उस अधिकारी को एक दूसरे टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, हम सामंती युग में नहीं हैं कि जो भी राजा जी बोले वही होगा। तो राजा जी कौन है आप अनुमान लगा सकते हैं, और आप मुझे मालूम है कि जो आपका अनुमान होगा वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर के विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।